तो वो भी है जो हमने पढ़ा नहीं। हाँ अरे मैं तो ये कहाँ गया? हाँ ऊपर ही रखा है सामने। ठीक है ये चार्जर लिया था ना, तो माइक चार्जर। ठीक है। सुनो भाई, शुरू कर रहा हूं प्रैक्टिस अब, ठीक है? पहले गवर्नमेंट बजट, उसके बाद बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यही 3 चैप्टर है ना? हो जाए शुरू। बजट इज प्रेजेंटेड एज ऑन, नहीं आया? अरे मैं बोर्ड ही लगवा रहा हूँ, बोर्ड ही लगवा रहा हूँ वापस। नहीं स्मार्ट बोर्ड नहीं, नॉर्मल बोर्ड ये रहेगा, इसके नीचे लग जाएगा नॉर्मल बोर्ड। कभी इसे हटाना, मतलब कभी चलाना हो तो। ये उस पे रेंट पे चालू कर देना, साइड इनकम चार्ज। चलो बेटा अब शुरू कर ले, बहुत देर हो गई, अब मुझे अकाउंट भी पढ़ानी है फिर। चलिए, हाँ भाई, बजट इज प्रेजेंटेड एज ऑन, क्या मैंने बात लिखवा रखी है? बजट इज प्रेजेंटेड बाय, क्या ये भी लिखवा रखा है मैंने? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट आर कंपोजिट ऑफ, जो मैंने आपको लिखवाया आपको लग रहा होगा कम, लेकिन वो कम नहीं है, आप देखना वो सफिशिएंट मिलेगा। क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, पेमेंट मेड बाय ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी, सब पॉइंट कवर है। सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट आर एक्सेप्ट, स्टेटमेंट को हम रेवेन्यू रिसीप्ट में लेते हैं भाई, अदर रेवेन्यू रिसीप्ट, अभी तुमने ही बताया था ये थोड़ी देर पहले ऊपर, सही है? आप मेरे थोड़े नोट्स हैं वो छोटे छोटे, उन्हें ढंग से पढ़ो, बहुत कुछ है वो, यकीन मानो 95% है, 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता एमसीक्यू में। बर्डन इज ऑफ डैश कैन नॉट बी शिफ्टेड, लो आ गई वो लैंग्वेज, ये वाला नहीं, दो इसमें कुछ कुछ जोड़े हैं जो मेरे को कम लगा। नहीं ये मेरा नहीं है, ये था, मैंने अपने घर पे कोई ना अंग्रेजी बनाई है, इम्पैक्ट इंसिडेंस, ये है लीगल अंग्रेजी भाई। बर्डन ऑफ डैश कैन बी शिफ्टेड, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव, डैश डेफिसिट इंडिकेट हाउ मच गवर्नमेंट शुड बोरो टू मीट एक्सपेंस अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, आ गया याद? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कितनी कमी है, मतलब अगर इंटरेस्ट ना देना हो तो कितने उधार की जरूरत है। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्पोज ए हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिच पीपल, क्या ये बहुत छोटी छोटी थ्योरी लिखी है, बहुत की लाइनें लिखी है, उन्हें ढंग से पढ़ो आप, पूरी माइक्रो में पूरी मैक्रो में। जो मैं छोटा लिख रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, और वो आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, इतना छोटे में है, 4-4, 5-5 पेज में तो चैप्टर ही खत्म है, 3-3 पेज में, है ना भाई? उन्हें पढ़ो तो सही। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्पोज ए हायर टैक्स ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज सिगरेट, लिकर, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टू डिक्रीज देयर प्रोडक्शन, और इसकी जगह सब्सिडी, ये क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। 3 ही मेन पॉइंट होते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुड गो फॉर सरप्लस बजट, लिखवाया मैंने ये कि भाई कौन सा बजट किस सिचुएशन के लिए,
इन ऑर्डर टू ओवरकम डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट शुड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी है। अरे इको आसान है, तुम्हें लगता है मुश्किल, बस वो क्यों, वाइड सिलेबस है, अदरवाइज आसान है। गवर्नमेंट बजट हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू एंड दिस इन्वेस्टमेंट इन सिक पीएसयू। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू, ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रहेगा ना। बताओ क्या है ये? ए आएगा भैया, ए आएगा, क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले नहीं था। अरे यार भैया रीएलोकेशन ही है ये, समझो। मैं इस कंपनी से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में लगा रहा हूं, एक जगह से इन्वेस्टमेंट खत्म करके दूसरी जगह बढ़ा दी, मैंने रिसोर्स क्या करा, रीएलोकेट किया। ऑब्जेक्ट में पढ़ा था आपने कहीं, कंट्रोल एंड मैनेज पीएसयू, उसमें स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पीएसयू था कि सैलरी वगैरह देनी है, आ गया यार? ठीक है जी भाई, रिसोर्स ही तो मैंने चेंज करा है, शिफ्ट करा है। डैश डेफिसिट डेफर टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अबे भैया रेवेन्यू डेफिसिट यार, जब कंपैरिजन किस किस के बीच में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफिसिट बजट रेफर टू सिचुएशन व्हेन, सीधी सी बात है। डैश डेफिसिट रेफर टू टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी इंटरेस्ट बोल तो दिया बेटा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड इंटरेस्ट। लैंग्वेज सुनो ना, तो केवल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है तो फिस्कल, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आइटम्स है तो रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिस्कल डेफिसिट, रिप्रेजेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू है ये तो। डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट, फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क, क्यों? टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा होना चाहिए, तो वो भी लिखा नहीं है फिलहाल के लिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बी वाला ही गलत है। दे आर जनरली प्रोपोर्शन इन नेचर, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, कमाई का एक हिस्सा, प्रोपोर्शन मींस हिस्सा, शेयर, उसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट ही बनता है भाई। ए लो और जीरो डैश डेफिसिट इंडिकेट इंटरेस्ट कमिटमेंट। अरे मेरे बच्चे, इन्होंने बोला केवल इंटरेस्ट कमिटमेंट बताओ, तो इंटरेस्ट की कमी तो कहां से डिफरेंस पता लगेगा? फिस्कल से नहीं, प्राइमरी से। फिस्कल से बोरोइंग पता लगती है। हाँ, मेरी बात तो सुन लो। उसने क्वेश्चन नहीं समझे, कह रहे हैं अगर जीरो फिस्कल डेफिसिट है तो डिफरेंस केवल इंटरेस्ट का है। ये पढ़ो ना, लैंग्वेज का मतलब समझो ना बेटा। वो ये नहीं पूछ रहा है कौन सी डेफिसिट है, वो ये कह रहा है कि अगर ये वाली डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब केवल इंटरेस्ट कमिटमेंट का ही क्या है, खेल है। तो कौन सी? फिस्कल अगर जीरो है तो डिफरेंस केवल इंटरेस्ट का रह जाता है। एक बात बताओ, वो वाली कौन सी डेफिसिट होती है जिसमें हम लोन लेते हैं ज्यादा? फिस्कल ही तो है लोन। अरे डेफिसिट तो हर डेफिसिट के लिए लोन लेते हैं हम, पुरानी कमी को पूरा करने के लिए, इंडिकेट करती है, वो फिस्कल है। बोरोइंग इज कैपिटल रिसीप्ट, क्यों? कैपिटल रिसीप्ट की पहचान क्या थी? इट इंक्रीज लायबिलिटी। ये क्वेश्चन है। अच्छा, डैश डेफिसिट इंडिकेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ये फिस्कल है। द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट आर बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, विच इज बेटर सोर्स एंड डू नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई। जाहिर सी बात है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से मनी सप्लाई बढ़ती है ना बेटा? प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है तभी तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगी। नहीं, ये
प्राइमरी डेफिसिट का एक फॉर्मूला था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाँ जी, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा तो सब में जा रहा है। तो इसमें से कैपिटल किसे नहीं मान सकता मैं? गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है पब्लिक के ऊपर, उसे हम क्या मानते थे? ध्यान करना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानते थे। ध्यान आ रहा है? थोड़ा बहुत तो नेशनल इनकम नहीं पढ़ा पर 12वीं में तो पढ़ा ही है ना? तो भैया वो इंपोर्ट है, वो भी कह सकते हो। वैसे तो दोनों ही आंसर ठीक बन सकते हैं, और ऐसा एमसीक्यू में कई बार हो जाता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। आपने उसमें भी देखा होगा, संदीप घर में कई बार दो आंसर होते थे। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव। रिसीव हो रहा है तो रिसीप्ट है ना? और ये टैक्स के फॉर्म में नहीं है तो क्या है ये? डैश डेफिसिट रेफर टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट। बेटा जी दे दिए इसका आंसर। अबे नलायको, बजटरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग शब्द को पकड़ना है, की लाइन है वो वर्ड जी। बोरोइंग ना भी लिखा हो, इंटरेस्ट तो लिखा ही होगा भाई। नोट्स खोलो, टाइप ऑफ डेफिसिट खोलो, नोट्स, टाइप ऑफ बजट खोला। सबसे पहले कितने टाइप में, कौन कौन से? तो यही तो बजट है हमारा आंसर, डेफिसिट। इस डेफिसिट के अंदर तीन आते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और जब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट की बात हो तो कौन से? टोटल में बेटा फिस्कल नहीं है, टोटल में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा होता है। यहां इस क्वेश्चन में कहीं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है मेरे बच्चे? नहीं है, तो इसका आंसर है ऊपर वाला, जिसके नीचे ये तीन एलिमेंट थे। ठीक है, जिसके नीचे तीन एलिमेंट थे। सरप्लस बजट अब काम कर रहा है, अब कर रहा है काम। अबे वो तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा। हाँ जी, क्या? सरप्लस बजट इज दैट, सरप्लस बजट जब आपकी रेवेन्यू आता है और एक्सपेंडिचर डेफिसिट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट पर इसमें तो माइनस बेटा पूरे रोज ढंग से तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैंने एक बात लिखवाई थी, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं लिखोगे तो फिर वो मैंने यहाँ पर दिए। अब बताओ, ये दे रखा है इसने या ये दे रखा है इसने? हाँ जी, क्या दे रखा है बताओ तुमने? ठीक है बेटा, नोट्स पूरे लिखो। अगर तुम कीवर्ड ही गायब कर दोगे फिर बाद में हो जाएगा भैया ने आंसर गलत बता दे, भैया ने गलत नहीं बताया। वो कीवर्ड ही नहीं लिखा तूने, वो बोरिंग। अब वो सबसे मेन कीवर्ड है फिस्कल डेफिसिट का। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग, देखो अब साफ लिखा है ना, अब लिखा है ना साफ, तो अब आएगा फिस्कल। इन बातों को ध्यान देना बेटा। हाँ, तब ये बोरेंगी तो कीवर्ड है, तो प्राइमरी, तो फिर सिंपल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। डैश डेफिसिट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट इन करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इंटरेस्ट आते ही प्राइमरी, interest is keyword for primary. Revenue receipt are equal to tax plus non-tax. Capital receipt comes from, ठीक, प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है पता है आपको?
लोन होता है ऑन गवर्नमेंट। किसका लोन होता है? ये पब्लिक का। यही पब्लिक जो काम कर रही है उनका पैसा पीएफ में जो पड़ा है सरकार यूज कर रही है, तो सरकार के ऊपर क्या हो गया? वो उधार है बेटा हमारा, ध्यान रखिएगा। आगे, डैश डेफिसिट इंडिकेट लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंस। रेगुलर रूटीन खर्चे, रेवेन्यू। नॉन टैक्स रिसीप्ट इज बी। मैं यहां होता तो मैं टोल टैक्स लिखता पक्का। अब 100% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब फिर पता है क्या करते हैं अधिकतर बच्चे? ये आंसर बनाते हैं। क्यों? बाकियों में लिखा होता टैक्स और यहां क्या लिखा होता? ड्यूटी। ये हरकत करते जरूर। और हमारा आंसर क्या होता? टोल टैक्स। मैंने आपको बताया टोल टैक्स इज नथिंग, वो फीस है। क्या वो ट्रांसफर पेमेंट है? ट्रांसफर पेमेंट होता है वन वे, वो टू वे है। आप पैसे दे रहे हो तो सर्विस भी तो ले रहे हो उस रोड की, सही है ना? रिपेमेंट ऑफ लोन, व्हेन बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट। अरे एक आधा मैंने भी गिरा था ना बीच में, तो आगे पीछे हो जाता है कि कुछ सुना चुका छूट चुका है, या पहले गिर दिया नहीं दिखा तो बाद में आ गया ये। रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और 80, तो डेफिसिट कितनी? 20 करोड़। गवर्नमेंट बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। Capital expenditure is that estimated expenditure of government which tax the burden। यार ये वाला क्वेश्चन इसने बहुत बार गिर दिया। Can be shift। Policies of surplus budget during inflation is a part of which object? Stability। Which is not an objective of government budget। पक्का? वैसे तो मेरे हिसाब से चारों ऑब्जेक्ट है। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बजट से, एक मिनट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनडायरेक्टली करती है, पता है आपको? हाँ, इसमें तो बेस्ट वही है, बट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट प्रमोशन करती है। कैसे? अरे यार सेस वगैरह इकोनॉमिक वो बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नहीं, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन काम के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इनमें आंसर यही है। हाँ बोलो क्या? बेटा कई बार जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलती ना, तो कुछ लैटिन वर्ड वगैरह ऐसे पूरा करने के लिए देते हैं। इसका कोई हमारे रोल में नहीं है टैक्सेशन में इस शब्द का। डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मींस क्या? यार इसमें तो यही बनता है। डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइज से की जाती है, क्योंकि पढ़ा नहीं था आपने एलपीजी में? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग, क्या था प्राइमरी का कीवर्ड? इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट का कीवर्ड क्या था? बोरोइंग। है कहीं? अच्छा, तो ये वाला बन जाएगा ना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो ये इधर माइनस उधर जाके प्लस। कैसे हो सकता है सी? फिस्कल में टोटल रिसीप्ट के साथ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग शब्द होना कंपलसरी होता है। अभी 5 मिनट पहले ही बोला था ना मैंने, आया ना? कैसे? अच्छा, अरे मैंने पता है मैंने क्या करा? मैंने प्राइमरी डेफिसिट का वो बना दिया, ठीक है, मतलब मैंने प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बना लिया था। सॉरी, गलत कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, तो यही था आंसर। दिमाग में सही चल रहा है, लिखा गलत गया है। तो पढ़ाना है तुमने पहले 4 बार 5 बार 6 बार 12th में, और अभी भी
आपसे गलती हो या तो गलती मेरी गलती यही पे होगी, तुम्हारी गलती पेपर में तुम्हारा कॉलेज छिड़वा सकती है। तो आप लोगों को ज्यादा सजग होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसीप्ट इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीज लायबिलिटी? अरे यार इसमें भी कुछ सोचना है। प्राइमरी डेफिसिट यार कितनी बार करोगे? Which one of the following is a combination of direct tax? डायरेक्ट टैक्स, दोनों एग्जांपल लिखे थे कल मैंने। अब बताओ, कुछ भी बाहर है वो छोटे से नोट से है ना, वो उन्हें इसकी लेंथ पे मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से साइंटिफिक है, कम में ज्यादा बात कवर की है मैंने पूरी इकोनॉमिक में। 95% पेपर फंसेगा, 5 की गारंटी कोई नहीं दे सकता एमसीक्यू पैटर्न में, तो बेटा कभी भी नहीं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बी। अबे उज्ज्वला योजना मतलब गरीबों को सिलेंडर वगैरह देना। अरे यार ये तो बहुत मशहूर योजना है, गरीबों को फ्री सिलेंडर दिए गए सरकार के द्वारा, सबको कनेक्शन दिया गया गैस का। बोरोइंग इज गवर्नमेंट, बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट मतलब बोरोइंग लिखते ही क्या बन गया ये? कितने हैं? बहुत सारे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर करोगे अब इसके बाकी ट्राई? अब रिपीट होने शुरू हो गए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भेजता हूँ ये भी। अरे भेज रहा हूँ अभी, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजूंगा यार। क्या बुक वाले मतलब कौन सी? बेटा इको की बुक कहाँ है? इको में सिलेबस बार बार फ्लक्चुएट होता है, क्या करें? आ जाओ भैया, एक मिनट कॉल यार। अब 12th में लिखने का तरीका लगता, यहाँ लगा लिखने का तरीका नोट्स। आपको जो उसमें फीस का ध्यान दिला देना, मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ। भैया एक बार ना एक दोबारा दिखवा। अबे यार तुम्हारे समय ही कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो दिखवा तो लूंगा, मतलब गड़बड़ गैस की नहीं है, कुछ और निकलेगी। वो तो अच्छा सौदा है मेरे लिए। भैया 11th में ले लेना। सीए फाउंडेशन में कैसे पढ़ाऊंगा फ्री? मैं अकाउंट ही तो फ्री पढ़ा सकता हूँ। क्या? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, लालची होना। अरे मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, आदमी ये सोचे कि मैं 1 लाख कमाऊं और 95,000 बचा लूं, है? अगर हर आदमी यही सोचे तो तुम 1 लाख कमाओगे कहां से जब दूसरा ही खर्च नहीं करेगा? तो ये जो सेविंग हैबिट होती है ना किसी भी कंट्री के लोगों की, वो उस कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती, वो उस कंट्री के लिए बुरी होती है, वो उस कंट्री की इनकम गिराती है। हाँ क्लियर हो ये बात? क्या हुआ? अरे उसका ही यार हो गई, अब तो मैं मंगाती ही नहीं। ठीक है, लो साले पब्लिक तक नहीं आया, शाम को पढ़ोगे? यार अब बता, तू हफ्ते में 6 दिन यकीन मान रोज के 13-14 घंटे पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। हालत नहीं घंटे है, खुद टाइट होती है। ऐसे कह देते हैं। एक काम कर, मेरी कमाई तेरी है, तेरी दुकान की मेरी। चल ठीक है, पागल है क्या? इसकी जगह मत लेना, कदम मैंने कमाई की बात की है, मैंने जिम्मेवारी की कोई ना की है। भाई वो तो एक नाम में आते हैं। 1 महीने के लिए कट जाओ।
हाँ, 1 महीने के लिए करके देख। काउंटर बनते हैं एकदम। पूरा वो एक किया है अमित का और तेरा जो भी है, ऐसे थोड़ी, ऐसे ही होता है। ऐसे थोड़ी हो रहा है। चलो, ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, यही तो थी डेफिनेशन हमारी। फॉरेन करेंसी क्या होती है? द करेंसी विच इज नॉट डोमेस्टिक करेंसी इज फॉरेन। दैट एक्सचेंज रेट ऑफिशियली, ये भी शब्द मैंने लिखवाया था कल, देखो नोट्स खोलो, अरे खोलो कल के नोट्स फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज खोला? अरे अक्षय सुनता क्यों नहीं है भाई? फॉरेन एक्सचेंज में देखो जरा, फिक्स एक्सचेंज रेट के मैंने क्या क्या नाम लिखवाए? क्या ये 12th में सुना था ऑफिशियल रेट? नहीं, अब मैंने 12th में लिखवाया भी नहीं था, और यहां पर मैंने लिखवाया हुआ है, लिखवाया यहाँ आ गया क्वेश्चन, आ गया जी। That exchange rate which is determined by market force, that exchange rate which is mixture यानी हाइब्रिड, managed floating, dirty floating, hybrid. Other thing remain the same when a country the price of foreign currency rise, national income is अगर डॉलर महंगा होता है तो नेशनल इनकम पे क्या असर आता है? आई थिंक सो लाइक टू राइज। अब आंसर भी मैं भी देख रहा हूं, मैंने तुक्का मारा है पर मैं अपने तुक्के का रीजन दे रहा हूं। अगर डॉलर महंगा हुआ तो दैट मींस इंडियन रुपए की वैल्यू गिर गई, और जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो नेशनल इनकम पे असर आएगा नहीं आएगा? डोमेस्टिक की बात होती तो नो चेंज, पर नेशनल की बात है, नेशनल में डोमेस्टिक प्लस NFIA शामिल होता है। ये तो सही है, तुक्का थोड़ी है। अब मैंने तो देखो रीजन दिया आपको, जो मैं सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता बुक का आंसर क्या है, इसमें क्या दे रखा है आंसर इसका? मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। 5th है नहीं? अरे तो कर लो प्रैक्टिस ना, आधे मैं करा दूंगा, आधे तुम करोगे घर पे। 5th का बी है इसका भाई, मेरे हिसाब से तो लाइकली टू राइज होता है। रीजन मैंने आपको दिया, और किससे लिंक करा मैंने रीजन को, बताओ तो भैया फॉल कैसे हो जाएगा? मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने तो रीजन किससे लिंक किया? Why often country devalued their own currency से? डोमेस्टिक करेंसी मान लिया वो उसने, राइज ही है, क्योंकि फॉल तो अगर ऐसा होता तो कोई भी कंट्री पागल है जो अपनी करेंसी को डिवैल्यूड करती बेटा, है ना? ये उसी का क्वेश्चन हो गया। अदर थिंग रिमेन सेम व्हेन कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, तो भैया उस केस में हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, तो उल्टा इनकम बढ़ने की जगह कम होगी। जब इंपोर्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन देश का कम नहीं होगा। मैं बकायदा रीजन दे रहा हूं आपको, मुझे बुक के आंसर से मतलब नहीं है। डिमांड का ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होती है? अरे भैया नेगेटिव स्लोप होता है यार, डिमांड कर कोई भी हो, ये तो इंसान की फितरत है। कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगी, कीमत कम होगी डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन जब जब आएगा स्लोप नेगेटिव होगा, डायरेक्ट रिलेशन जब जब आएगा स्लोप पॉजिटिव होगा। सप्लाई कर, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमेन द सेम, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, तो क्या होगा? कल ही लिखवाया था मैंने, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस को बढ़ाती है, और डिमांड की वजह से अगर प्राइस बढ़ता है तो एप्रिसिएशन। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी की वजह से प्राइस बढ़ता है तो
डेप्रिसिएशन। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अधूरा है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की वजह से प्राइस बढ़ रही है तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट प्राइस को बढ़ाए घटाए तो, और फ्री मार्केट फोर्स बढ़ाए घटाए तो। अब ध्यान देना, कल फिक्स एक्सचेंज रेट के नीचे और मैंने उसके नीचे ये बात कवर कराई है। नोट्स ध्यान दो, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स को काम का मानो बेटा, काम का। चांदी दिखने में इतनी सारी हो पर इतना सा सोना उसकी कीमत से ज्यादा होता है ना, तो हो सकता है कहीं रिटन नोट्स इतने सारे हो, ये कम लिखे हुए नोट्स उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। सब मिलेगा आपको, देखो तो सही। मेरे पास प्रूफ है, दिखाता हूं, नहीं तो मेरे पास डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमेन द सेम, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज। सप्लाई और डिमांड जब भी चेंज आएगा तो वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है। हाँ भाई, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, डेप्रिसिएशन। Other thing remain the same when foreign currency become cheaper. National income is अरे भैया मेरे नेशनल इनकम लिखा है, डोमेस्टिक होता तो मैं नो चेंज लिखता। अब सुनो भैया, फॉरेन करेंसी सस्ती हो रही है मतलब इंडियन रुपए का डिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है बेटा। पहले डॉलर 70 का मिलता था, अब 60 का मिलेगा, तो इंडियन रुपए का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, परचेजिंग। हाँ, और जब करेंसी का रिवैल्यूएशन होता है तो ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है। विद बिल्कुल ड्यू रीजन मैं दे रहा हूं, मुझे इस बुक की थिंकिंग का नहीं पता बेटा क्या है। बेटा इनवर्स रिलेशन। अब एक बात सुनो, अगर मेरा भारत के रुपए स्ट्रांग है तो मेरा माल विदेश में महंगा हो जाएगा नहीं, तो मेरे लोग विदेशी लोग भारत का माल कम खरीदेंगे ज्यादा, तो एक्सपोर्ट कम हो गई, प्रोडक्शन गिर गया। उल्टा चाइना से इंपोर्ट करने लगेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा माल आएगा। इंपोर्ट बढ़ेगी तो भी प्रोडक्शन कम होगा हमारा। अबे तो प्रोडक्शन से नेशनल इनकम होती है, किससे होती है? ठीक है, क्लियर है? ये इसके पीछे की थीम है मेरे आंसर की। द रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल, इक्विलिब्रियम रेट, कल मैंने लिखवाया भी था ये। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, डिमांड भी बताई थी मैंने, आया ना, बताई थी। फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? सभी कामों के लिए चाहिए। विदेश से गिफ्ट खरीदना है, पैसे भेजने हैं, गुड्स खरीदने हैं, कुछ भी। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड? देखो, उल्टी बात नहीं करना। रेट और डिमांड, डिमांड और रेट, रेट और डिमांड में होता है इनवर्स रिलेशन, और डिमांड और रेट में होता है डायरेक्ट रिलेशन। ये बात मैंने आपको माइक्रो में भी समझाई थी, नहीं समझाई थी? माइक्रो में प्राइस है, यहां पर रेट है, बस ये फर्क है। लक्ष्य जी बताया था वैसे मैंने माइक्रो में कि आम की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस महंगा होगा। तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। और प्राइस और डिमांड में इनवर्स। ये बात ढंग से पढ़नी पड़ेगी आपको एमसीक्यू में। तो किसका रिलेशन पूछ रहा है, पहले क्या है बाद में क्या है? यहां पहले क्या है? रेट है। तो रेट और डिमांड में कैसा रिलेशन है? और अगर पहले डिमांड होता फिर रेट होता तो डायरेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? माइक्रो में भी मैंने ये बात बोली थी। और लोग क्या करते हैं अक्सर, डिमांड प्राइस बोलूं, प्राइस डिमांड बोलूं, एक ही मान लेते हैं। एक नहीं होता बेटा, माइक्रो का नियम ही लगेगा ना। डॉलर इज ए कमोडिटी, तो बस कमोडिटी के ऊपर कौन सा रूल लगा? डिमांड का रूल लग गया सीधा सीधा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम, फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है? एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई। अब मैंने क्या बताया था? प्राइस और सप्लाई में, और सप्लाई और प्राइस में, प्राइस की जगह रेट हो गया बस। रेट बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, रेट कम होता है, सप्लाई कम होती है। सप्लाई बढ़ती है, रेट कम हो जाता है, सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ जाता है। अब बताओ किसका रिलेशन पूछ रहा है वो?
तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। और अगर वो सप्लाई और रेट का पूछता तो इनवर्स। याद रहेगी बातें? डेप्रिसिएशन बेटा मैंने अभी अभी क्या बोला? डॉलर इज जस्ट लाइक ए कमोडिटी। क्या आप डॉलर से कुछ खरीद सकते हैं? आप डॉलर को खरीद रहे हैं तो डॉलर इज ए कमोडिटी, तो माइक्रो का डिमांड वाला रूल लग रहा है। दैट्स इट। डेप्रिसिएशन इन करेंसी मींस fall in value of currency. Depreciation in domestic currency leads to, और अगर यहां डिक्रीज इन इंपोर्ट होता तो वो भी होता, फिर बहुत हो जाते। अब बताओ या तो ये गलत है या ऊपर वाला गलत है? भाई मेरी तरफ से तो वही आंसर है जो मैंने आपको बताया। इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर ड्यू टू, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन रुपीस की वैल्यू घटेगी। इससे भी हो सकता है, तीसरे से भी हो सकता है। मोर सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी, इससे भी हो सकता है, इससे भी तो हो सकता है। ये तो भैया सारे आंसर हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन बनाने में वो कुछ और लिखना चाह रहा होगा, लिखा कुछ और गया। हाँ यार बेटा, यूएस डॉलर की शॉर्टेज होगी, जिस चीज की मार्केट में शॉर्टेज होती है उसका प्राइस बढ़ता है। अगर यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरेगी नहीं। एक करेंसी और दूसरी करेंसी के रेट में प्राइस क्या होता है? इनवर्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम क्या नाम से जानते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस, बोलिए। ये नहीं है। अरे डिवैल्यू तो अपनी करेंसी का करोगे ना। बट गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो मैंने ये कब बोला? डिवैल्यूएशन ऑफ ऑन करेंसी। ठीक है, यही तो बात है। पढ़ो वहां पर ऑन करेंसी लिखा, बस वहां पे करेंसी की वैल्यू गिराना। अबे यार, अगर आरबीआई अपनी भारतीय रुपये की वैल्यू रिवैल्यूट कर देगा तो ऑटोमेटिकली इट इज डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर। स्पॉट मार्केट पढ़ा था क्या हमने? नहीं पढ़ा था। क्या था ये? है कहीं इमीडिएट? डी आंसर हो गया। अभी तो शुरू ही करा पढ़ना। फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच 150 रिक्वायर्ड टू बाई $2 इंस्टेड ऑफ 100। पहले 100 रुपए में $2 आते थे, अब 150 रुपए में। वैल्यू गिरी है ना, महंगाई बढ़ गई। यानी प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज market where the national currency are traded for one another. When exchange rate fall in term of domestic currency. एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, मतलब डॉलर सस्ता हो गया। और क्या? तो फिर एप्रिसिएशन होगा। किसका? तो यही तो ऑप्शन हुआ ना, सी। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल डेप्रिसिएशन
हुआ है फॉरेन करेंसी का, मतलब रेट कम हो तो रेट कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अभी अभी बोला था ना, सप्लाई और रेट में अलग रिलेशन होता है, रेट और सप्लाई में अलग होता है। ठीक है, वो बात ध्यान रखनी है। आगे के करोगे ट्राई या कराऊं? रिपीट हो गई वही वाला। इस वाले के assumption नहीं कर लेते हाँ वो कर लो। अभी पढ़ो एक ऊपर का रह गया। बेटा, ऊपर का और वो नहीं है, उसने बस ये बताया कौन से ऑप्शन क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट इज द स्टेबल एक्सचेंज रेट, सो अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल मार्केट इज प्रिवेंटेड। ये बात तो ठीक है बेटा, बिकॉज इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स एंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट because it is determined by market force of demand and supply without government. अब एक कल नहीं, लास्ट वाला चेंज हुआ था। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज हाइब्रिड बिकॉज एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी ठीक है। Rupee is said to be depreciated if price of $1 fall from 75 to 70। ये गलत है। $75 से 70 का हो गया तो रुपए एप्रिशिएट हुआ है। रुपी डेप्रिशिएट व्हेन मोर इंडियन रुपी आर नीडेड टू बाई डॉलर। सही तो बात है। और यहाँ पे कम चाहिए और रीजन में बता रहा है ज्यादा, तो आर करेक्ट, ए फॉल्स। ये ठीक है, ये ए रीजन। ये बस अब आ जाओ बीओपी पे। बस था भाई कहाँ की बस? अरे ऊपर चलो, ये रहा बीओपी। ये 5 मिनट रुक जाओ, फिर करा। भाई अकाउंट में ब्रेक दूंगा ना 10 मिनट। बच्चों की तो छोड़ दे, जिन्हें नहीं पढ़ना उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। भाई एक बात बता, मैं तुम लोगों को क्यों अफेक्ट करूंगा उनके लिए नहीं आ रहे तो? भैया वो चालू होगा टेस्ट वाला, क्या टेस्ट वाला मैं बस खोल दूंगा आज। मैं 3 टेस्ट घेरूंगा अभी। एक दिन के तो अबे नहीं, मैं 3 घेरूंगा और टाइम घेर दूंगा 36 घंटे या 72 घंटे। 72 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। हैं? वासु मैं तेरे को एक लिंक भेजूंगा बेटा, उसमें साइन इन करना है। मैं अभी भेजना शुरू करूंगा ना, करते जाओ ना। एक अकाउंट का तो नियर अबाउट खत्म सही है, बस एक फंडामेंटल थोड़ा बहुत तो ध्यान भी होगा। किसमें? अभी तुम्हारे पास 12th वाले अकाउंट्स के नोट्स रखे हैं जो मैंने थ्योरी लिखवाई थी आखिर में, वो लेकर आना। फॉरेन एक्सचेंज रेट पहली बार सही था, आराम से इन्होंने दिए थे 55 दिन तैयारी के। 2024 में हुआ था, वो आप बता रहे थे ना। बढ़िया हुआ था वो 55 दिन, मतलब अच्छे से तैयारी हुई, बढ़िया वाली। पिछले साल भी 20 तारीख के बाद हुए थे पेपर। 55 नहीं, पहली बार में 20 जून को था पेपर। हाँ, 2 महीने ज्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉल्ड। अरे जो ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन में डिपेंड है उन्हें क्या कहते हैं? सेठ जी कितने बजे का टाइम था? अरे तो भैया आज ग्रुप में जुड़वा लेना। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो दूसरे पे डिपेंड है, एकोमोडेटिंग को ऑटोनोमस से एडजस्ट करते हैं, ऑटोनोमस को एकोमोडेटिंग से करते हैं। तो फिर कौन डिपेंड हुआ? एकोमोडेटिंग डिपेंड है ऑटोनोमस पर एडजस्टमेंट के लिए। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज। किसका जन्म होगा किसकी वजह से बताओ?
ऑटोनोमस का जन्म एकोमोडेटिंग से होगा या एकोमोडेटिंग का ऑटोनोमस से होगा? एक्सपोर्ट 300, इंपोर्ट 500, 200 करोड़ लाना है, तो किसका जन्म हो रहा है? 200 करोड़। किसकी वजह से? ऊपर। तो ऑटोनोमस का जन्म हुआ किसकी वजह से? तो सॉरी, एकोमोडेटिंग का जन्म हुआ किसकी वजह से? ऑटोनोमस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ये है ऑटोनोमस, ये इंडिपेंडेंट है। अभी दूंगा 10 मिनट का ब्रेक पक्का, बस ये वाले खत्म कर लो 10-15-20। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, कल डिस्कस किया था मैंने कुछ। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या है? वो ज्यादा है और वो कम है। डेफिसिट का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी कि एकोमोडेटिंग पेमेंट ज्यादा है रिसीप्ट से। सही है ना? कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। भैया सीयूटी में चप्पल पहन के जानी है ना? हाँ, पिछले साल तो यही था, अभी रोल नंबर पे लिखा होगा। हाँ, इस बार भी वही चप्पल पहन लिखा है। लगे थे A company located in India receive a loan from a company located abroad। लोन ले रही है, लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है? क्रेडिट लायबिलिटी, यार अकाउंट के नियम नहीं बदल रहे। क्रेडिट मीन्स इनकम और लायबिलिटी। इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन ए कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, तो एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। ये है सभी है, लोअर पहन के जानी है, पहन के जानी है। हाँ, और शर्ट भी नहीं पहन के जानी है, टी शर्ट। हाँ टी-शर्ट। बढ़िया करेगा। पहन के जाऊंगा। बेटा क्या करा है उसने? इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आते हैं, करंट में। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंस लिखवाया वो मैंने। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इन्वेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस लिखवाया मैंने वो। ये एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। मैंने एक्सपेंस लिखवाया वो। समझ आ गया? ओके। नहीं पढ़ना, शांत हो जाओ जरा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी मींस कोई भी हो सकता है। बीओटी कैन बी लिखवाया था कल मैंने आपको लिखा नहीं था, मुंह से बात करी थी। बीओटी ज्यादा भी हो सकता है, तीनों बताई थी। हाँ, पर मैंने फिर बोला था ना डेफिसिट पूछ लेते हैं, रीजन बैलेंस होता नहीं है, करा जाता है, मैंने ये बोला। हाँ, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इनविजिबल इंपोर्ट, बीओटी। कंपोनेंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट इंक्लूड, सब टेबल से है, सब टेबल से है, कुछ भी टेबल से बाहर नहीं है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी इंक्लूड एनआरआई, मतलब जो हमारे देश के लोग जो है बाहर विदेश में रह रहे। बैलेंस ऑफ ट्रेड है -500। हाँ भाई,
बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नहीं निकाल सकते इंपोर्ट की वैल्यू दोस्तों? माइनस अच्छा वो माइनस का प्लस बीओटी माइनस 700 है, सेम एग्जांपल है। तो 18 पे आओ। ट्रांजैक्शन जो इक्विलिब्रियम करती है बीओपी को, वो कौन सी होती है? वही तो उसे इक्वल बनाती हैं। एक्चुअल में बीओपी इक्वल होता नहीं है, बनाया जाता है। अब हम लाइन में हाँ वो तो डिपेंड है ना, ऑप्शन है नहीं है बेटा। अगर ब्लो द लाइन होता तो मैं उस पर टिक करता। ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट में भी, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में भी BOP is measured as BOP लास्ट होगा ना इसका, तो ऑल रिसीव्ड ऑल पेमेंट। भाई BOP में तो सब आता है, गुड सर्विस यूनिलैटरल कैपिटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन BOT autonomous item are related to those transactions which, अरे प्रॉफिट मोटिव से ये भी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना ये दोनों बराबर होंगे। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोस, दोनों ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है स्टेटस पे। कर सकते हैं बीओपी की भी। तो आ जाओ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को चला। चलो मैं ये सारे नोट्स आपको ट्रांसफर करा रहा हूं अभी 12 बजे तक, 12:15 बजे तक। इन्हें पूरे करके लाना, फिर हमारा बस एक चैप्टर रह जाएगा नेशनल इनकम, इसमें माइक्रो में। फिर इंडियन इको कर लेंगे 3-4 दिन डिस्कस, है ना। चलो 5 मिनट के लिए ले लो रेस्ट, आज तो पूरे ही पढ़े हो।